हेलो गाइस, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस चैप्टर फर्स्ट। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है क्लास 7th का, इसका नाम क्या है? पादपों में पोषण। हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमें भोजन जो प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है? पादपों से। अब हम आज जानेंगे कि पादपों में पोषण कौन कौन से होते हैं। हमने ये कक्षा 6ठी में देखा था कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और हमने यह भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक होते हैं। भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होते हैं तथा इन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। जो सारे हमारे यहाँ पर तत्व थे जिनको हमने देखा था यहाँ पर, ये सभी क्या होते हैं? हमारे भोजन के स्रोत। ये हमको क्या करते हैं? पोषक कहलाते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। वे पादपों अथवा पादपों आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सभी जीव किस पे निर्भर करते हैं? जो हम मानव जीव पादपों पे अपना भोजन के लिए वो इन पर निर्भर होते हैं, पादपों पर। पादपों में पोषण विधि हम यहाँ पर करके देखते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। अतः हम यहाँ पर देखते हैं ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियाँ तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? हम यहाँ पर ये सब जान सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुँचने चाहिए। जैसे मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँच जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जैसे कि जब हम जड़ को जब पानी देते हैं तो क्या होता है? जड़ से पानी कहाँ तक जाता है? तने तक, और तने से वो पानी कहाँ तक जाता है? पत्तियों पर। और पत्तियाँ क्या करती हैं? हमारे लिए कार्बन डाई लेती है, और फिर उससे क्या होता है? वो सभी छिद्रों में रंध्र कहलाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएँ नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषक को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में हमने अध्याय 11 में हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए ऊर्जा का जो चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की उपस्थिति पादपों का अस्तित्व नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए
परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। अगर प्रकाश संश्लेषण ना होगा तो हमारा जीवन जो है यहाँ पर असंभव हो जाएगा। सभी के लिए, मानवों के लिए भी और जंतुओं के लिए भी प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता सभी के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल क्या होता है, सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर ये पत्ती है, इसमें रंध्री द्वारा यहाँ पर क्या होता है, रंध्र ये द्वार कोशिकाएं होती हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्लोरोफिल। सबसे पहले हमारी जो है पत्तियाँ, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, फिर यहाँ पर द्वार कोशिकाएं होती है और ये रंध्र होता है। अब हमने यहाँ पर देखा था कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रकाश का संपन्न होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो हमारी पत्तियों में क्या होता है, स्टार्च होता है, तो वो क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी पत्ती है, ये क्या करती है, सौर ऊर्जा लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यहाँ पर मिलता है, फिर पत्तियों को से में क्लोरोफिल होता है और यहाँ से हम उसको क्या देते हैं, जल एवं खनिज। तो ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए एक चित्र है जो हमें प्रकाश संश्लेषण दर्शा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। अब हमने यहाँ पर देखा था कोशिकाएं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनी होती, इस प्रकार सजीवों के शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कहलाती है कोशिकाएं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। ये हमारा क्या है, केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य है और ये कोशिका झिल्ली है। तो ये हमारा क्या है, कोशिका का एक आरेख चित्र है जिसके बारे में हमने यहाँ पर जान लिया है। अब हमने यहाँ पर देखा था, अब हम यहाँ पर देखते हैं पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के एक दूसरे हरे भागों के और तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय होकर कम करने की पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण होता है लेकिन कुछ हरे तने भी होते हैं। क्रियाकलाप हम यहाँ पर 1.1 देखते हैं। एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए, एक को अंधकार अथवा काले बक्स में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसा आपने कक्षा 6 में किया था। अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा है 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखें। हरी पत्तियां के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रक्षालन कर देते हैं अर्थात ढक देते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारी पत्तियां अलग कलर की भी होती है, जैसे कि भूरे कलर की भी होती है और लाल कलर की भी होती है। तो ये क्या होती है, जो क्लोरोफिल को ढक देती है। तो इसके कारण जो हमारा प्रकाश संश्लेषण थोड़ा धीमा होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे और पंखी कई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों नहीं होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ पर पत्तियों के विभिन्न रंग हमको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हरे के साथ में यहाँ पर थोड़ा अलग रंग भी है, इसके साथ में ये सारे अलग अलग रंग की पत्तियाँ होती है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य संश्लेषण भी होता है। अभी आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है।
पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? यदि याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु पादप इसका अवशोषी इसी रूप से नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकी में परिवर्तित मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां होती है। कुछ पादप पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। वे कैसे जीवित रहते होंगे तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। कोई अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारे यहाँ पर ये क्या है, परपोषी पादप पर अमरबेल। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि परपोषी पादप पर अमरबेल कैसे दिखाई दे रही। पादपों पर परजीवी हैं, आपको इस पर विचार करना चाहिए। आपने अध्यापक पर इस पर चर्चा कीजिए। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके लिए सुना है जो जंतुओं को भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। हम यहाँ पर इसको चित्र 1.6 में पादपों को देखिए। इसकी घड़े घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रम होते हैं जो नीचे की ओर ढके रहते, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले पादप क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी कहलाते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीटों का यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वो अवशोषण कर लेते हैं, तो क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी कहलाते हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? अब हम यहाँ पर देखेंगे मृत जीवी किसे कहते हैं। आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखा होगा। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं को गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखते हैं कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है, वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि उन्हें वो सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं घट, पर्णी, पीचर, पादप एवं घड़े एवं ढक्कन की जैसी संरचनाएं। हमको यहाँ पर ये ढक्कन जैसी संरचनाएं दिख रही है। ये पीचर पादप हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, क्रियाकलाप करके देखते हैं कि छत्रक के पैकेट में सड़ी गली वस्तुओं पर उगा छत्रक। ब्रेड, डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसके जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचनाएं न दिखने लगे। ये संरचनाएं सफ़ेद, हरे, भूरे रंग अथवा किसी अन्य रंग के धब्बों के रूप में हो सकती है। किसी अवरोधक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने परीक्षणों में नोटबुक कीजिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई देती होगी। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतह से कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं जिससे वे विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा जो ब्रेड है, ब्रेड पर ये ग्रीन कलर की हरे रंग की एक संरचनाएं दिखाई दे रही है। ये क्या है? ब्रेड पर उगती कवक है। तत्पश्चात वे विलयन
का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषक कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। कवक, फंजाई, आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु में सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए कि कवक से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जीव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमारा जो अच्छा भोजन होता है, जब हम उसको उसके पास रख देते हैं तो उस पर भी वैसे ही कवक आ जाते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे से साथ बांटते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सहजीवी संबंध कहलाते हैं। जैसे कि हम मनुष्य एक दूसरे से अपना भोजन साझा करते हैं, वैसे ही अन्य जो हमारे यहाँ पर वृक्ष और ये भी हैं, सारे क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ अपना साझा करते हैं। यहाँ पर उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषणों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से अपने पोषक तत्व साझा कर रहे हैं। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में लॉन एवं गमले में खाद्य तथा उर्वरक डालते हुए देखा होगा? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं तथा मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम हो जाती है। उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे कि हम खेतों वगैरह में अगर जब हम खनिज वगैरह डालते हैं, जैसे कि हम, तो उससे क्या होता है कि वो पादपों तक पहुंच जाती है और उससे वो मिट्टी में कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक या खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, परंतु जो राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेब तथा आदि फलीदार पादपों की जड़ों में रहते तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले में पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। केवल बहुत कम पादप ही अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं, अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक रूप से विषम पोषी है? अब हमें यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे जैसे कि स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी,
रंध्र, सहजीवी संबंध, कवक, इन सारे शब्दों का हमने यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया है। अब हम यहाँ पर इसका सारांश देखेंगे हमने क्या सीखा है। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ का प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वह मृतजीवी कहलाते। अमरपेल जैसे पादप परजीवी वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अतः वे क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम सबसे पहले देखते हैं जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप पत्ती में मंड और स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा और ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल लेते हैं तथा का उत्पादन करते हैं। तो इन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे सारे के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बताइए। पी दुर्लभ तना वाले परजीवी पादप, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है। अब हमें यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है। अमरबेल का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अमरबेल। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप कहलाते हैं। अब हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु, कीटभक्षी, इनके सभी के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा, सौर ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल में मुख्यतः किस भाग में पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। वह है आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।